Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars. I am Advocate Vanita. Today, I am presenting here with an important topic of IPC. जैसे आपको पता ही है कि जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी आईपीसी की, जो तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले हुई थी, कुछ वजह से मैं आईपीसी की क्लासेस बनाकर अपलोड नहीं कर पाई। आईपीसी तो क्या, मैं किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस बनाकर अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि वाईफाई का इशू अभी तक भी चल रहा है। वो तो थोड़ा सा नेट पैक मैंने लिया है, तो मैंने कल जो है एसआरए के और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लेटेस्ट इशू चल रहा था उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाकर अपलोड किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था, वो वीडियो भी प्लीज़ देख लीजिए चैनल पर जाकर। काफ़ी अच्छा वीडियो है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आईपीसी की लास्ट क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर मैंने जनरल एक्सप्लेनेशन का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। हमने लास्ट क्लास में जो सेक्शन 21 है वहाँ तक कवर कर लिया था। जो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके बीच में डिफरेंसेस देख लिए थे और पिछला सिलेबस भी रिवाइज कर लिया था। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो उसके आगे रहेगा। सेक्शन 22, 23, 24, 25 या 26 जितने भी सेक्शन कवर हो पाते हैं उतने हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फ्रॉडेंटली है, डिसऑनेस्टली है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस वगैरह, जो ये कुछ इंटरप्रिटेशन है इसकी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जब हम मैटर डिस्कस करेंगे उस टाइम में ये टर्म्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपने पिछले भी जो मेरे लेक्चर हैं आईपीसी के, तकरीबन 11 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको ये जो करंट में जो इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं ये थोड़ी सी समझ में नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा एसआरए का टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया गया, तो आप कंटिन्यूसली उसको भी देखिए जिससे कि आपका जो शॉर्ट एक्ट्स हैं उसके ऊपर भी आपकी कमांड बनती रहे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि चैप्टर 2 जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशंस का है, वो सेक्शन 6 से लेके 52A तक है। जो लास्ट क्लासेस थी वहाँ हमने सेक्शन 21 तक किया था। तो मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो से, आप क्या पता टच में रहे हो नहीं रहे हो, तो मुझे लगा कि पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सेक्शन 6 है वो हमने लास्ट में जब पढ़ा था तो वो था कि जो भी डेफिनेशन है कोड की उसको एक्सेप्शन के साथ रीड किया जाएगा। तो ये सिंपल है कि जब भी आप किसी भी सेक्शन की या किसी भी डेफिनेशन को रीड करते हो, अगर उसके साथ कुछ एक्सेप्शंस दिया है तो उसके साथ ही आप उसकी जो डेफिनेशन को डिराइव करोगे। सेक्शन 7 ये कहता है कि जो भी सेंसेस हैं एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन मान लो एक जगह कहीं पर अगर डिसऑनेस्टली जो है एक्सप्रेस कर दिया है, डिफाइन कर दिया गया है, तो वही की वही टर्म जो है पूरे के पूरे उसी एक्ट के अंदर अप्लाई होगी। उसके बाद है सेक्शन 7 के बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो बात कर रहा है जेंडर की। जेंडर के मतलब जो ही है उसके डेरिवेटिव्स मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो इसके हमने एक स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस श्रीविद्यालय का केस किया था, जिसमें ये था कि जो सेक्शन 354 में है, अगर उसमें किसी वुमन ने भी कोई अगर किसी महिला की कोई आउटरेज किया है, मोडेस्टी को, डिग्निटी को कोई वायलेट किया है, तो उसके रिगार्डिंग एक वुमन के अगेंस्ट भी केस चलाया जाएगा। सेक्शन 9 जो है वो नंबर की बात करता है कि जब एक सिंगल नंबर की बात होती है, जो 1 की बात होती है उसमें 10 भी शामिल होगा, और जब 10 की बात होगी तो उसमें 1 भी शामिल होगा। तो सिंगुलर के अंदर प्लूरल होगा और प्लूरल के अंदर सिंगुलर होगा। ये सेक्शन 9 कहता है। सेक्शन 10 कहता है मैन और वुमन। मैन और वुमन क्या होंगे? वो किसी भी एज के हो सकते हैं। वो 1 साल का बच्चा भी हो सकता है, 1 महीने की बच्ची भी हो सकती है, 60 साल का बुजुर्ग और 90 साल की बुजुर्ग महिला भी हो सकती है। तो मैन और वुमेन जो है किसी भी एज का हो सकता है, तो वो उसके बारे में डिस्कस किया गया था। इसका लैंडमार्क केस है मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये लैंडमार्क केस है। इसको आप जब कहीं भी 354 के रेफरेंस में या जहाँ भी किसी भी वुमन, मेल या फीमेल के बारे में या मैन और वुमन के बारे में जब भी कोई डिस्कशन होगा, उसमें मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो लैंडमार्क केस है वो हमेशा ही डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है पर्सन। पर्सन के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं शामिल होगा, उस व्यक्ति के साथ साथ जो कंपनी है, जो कॉरपोरेशन है, कई व्यक्तियों का समूह है, वो भी पर्सन में काउंट होगा। इसमें सतीश जयंतीलाल शाह का केस है पंकज मशरू वाला का। उसके अंदर तो कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वो किसी भी ऐसे कंपनी और कॉरपोरेशन के अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती। लेकिन उसके बाद एक और हमने सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट का जो केस किया था, उसके अंदर ये था कि जो ये कंपनी या कॉरपोरेशन के अगेंस्ट केस तो चलाया जा सकता है, लेकिन उन मैटर्स में जहाँ इम्प्रिजनमेंट होगी, डेथ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और फाइन होना चाहिए। और उसके अंदर नॉर्मली आप मान के चलिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो जो है किसी भी कॉरपोरेशन या कंपनी के अगेंस्ट नहीं चलाए जा सकते। जैसे मर्डर, रेप के ऐसे केसेज है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट ही चलाए जा सकते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल केस है, जहाँ अरेस्ट नहीं होता बिना वारंट के,
उस जगह पर जो है आप केस चला सकते हो। क्या एक अनबोर्न चाइल्ड को ही पर्सन माना गया, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक अनबोर्न चाइल्ड जब वो माँ के शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद ही उसको एक पर्सन की डेफिनेशन में हम लेकर चलते हैं। उसके बाद है पब्लिक। पब्लिक के अंदर क्या होगा, कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी धर्म हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के व्यक्ति ही पब्लिक में काउंट होंगे। जब पब्लिक ऑफ इंडिया की बात आती है तो उसमें हर एक वो व्यक्ति जो हमारे देश का रहने वाला है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो जो है पब्लिक में काउंट हो जाएगा। 13 जो है क्वीन, उसको रिपील कर दिया गया था 1950 में, या माइंड में रखिए। 14 जो है सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट है। सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट वो व्यक्ति होता है जिसकी सर्विस को गवर्नमेंट के द्वारा ही कंटिन्यू किया गया है और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है और उसे नौकरी पर रखा गया है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट की बात होती है तो हम सेक्शन 17 को साथ में रीड करते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर की जो पोस्ट होती है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, इनकी जो पोस्टिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी। और जो स्टेट की जो पोस्ट, जो स्टेट के फंक्शंस होते हैं, जो स्टेट के लोकल ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगी। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। सेक्शन 15 और 16 जो है वो 1937 के जो अमेंडमेंट से है वो डिलीट हो गया है, रिपील कर दिया गया है। उसके बाद बात आती है इंडिया की। इंडिया में आप किसे काउंट करोगे? जब पिछले साल 2019 में जो 370 को जब रिमूव किया गया था, उस रिमूवल के बाद जो जम्मू कश्मीर भी जो है अब इंडिया की उस डेफिनेशन में फ़ॉल करता है। अब आप इंडिया की डेफिनेशन में उस व्यक्ति को, उस जगह को, जम्मू कश्मीर को नहीं निकाल सकते। पहले जब इंडियन टेरिटरी की बात होती थी तो जम्मू कश्मीर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड रखा गया था हर एक एक्ट में। लेकिन जब 370 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर को हर एक एक्ट में अब इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर को भी आप इंडियन टेरिटरी का पार्ट मानोगे। अब जो सारे के सारे जो रूल्स बाकी टेरिटरीज़ में लागू होंगे, वही रूल जो है अब जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में भी अप्लाई होंगे। जज की डेफिनेशन देखिए आप, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन प्री में पूछ लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि वेदर द पंचायत मेंबर इज अ जज इफ ही परफॉर्म इज ऑफिशियल ड्यूटी एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जज का मतलब आप मानोगे हर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक आम व्यक्ति भी हो सकता है। किसी जज ने अपने जो जज के जो वर्क हैं उस वर्क के लिए, यानी कि जहाँ पर एडजुडिकेशन होता है, जहाँ पे किसी भी मामले का निपटारा किया जाता है, उस निपटारे के लिए अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है वो भी जज की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जज जो है वो हर एक वो व्यक्ति होगा जो लीगल प्रोसीडिंग, सिविल हो या क्रिमिनल हो, कोई जजमेंट देता है जिसकी अपील अगर नहीं की गई है तो फाइनल माना जाएगा। और अगर अपील हो जाती है तो जब तक अपील नहीं आएगा तब तक उसका जो जजमेंट है वो फाइनल नहीं माना जाएगा, तो उसे जज बोला जाएगा। सेक्शन 90 और सेक्शन जो 20 है दोनों को कंबाइंड रीडिंग ही की जाती है, क्योंकि सेक्शन 90 जो है वो जज की बात करता है और सेक्शन 20 जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है। दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा बहुत ही इनमें डिफरेंस होता है। अभी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे कि एक कलेक्टर है जिसको सूट को डिसाइड करने के लिए नियुक्त किया गया है, जुरिडिक्शन उसका फॉल करता है, तो वो क्या होगा? जज होगा। इसी तरीके से एक मजिस्ट्रेट है जिसके पास चार्ज दिया गया है कि वो किसी भी मामले में सेंटेंस, सज़ा सुना सकता है, फ़ाइन की सज़ा सुना सकता है, इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकता है, जेल की सज़ा सुना सकता है बिना अपील के या विद अपील के, तो वो भी एक जज होगा। एक पंचायत का मेंबर है जिसके पास पावर है रेगुलेशन एक्ट 1816 के तहत कि वो भी जो है एक जज की कैटेगरी में आ जाएगा। मजिस्ट्रेट जो है, जो जिसके पास जुरिडिक्शन है, उसके पास सिर्फ पावर है कि वो किसी दूसरी किसी कोर्ट का वो ट्रायल कर सकता है, जहाँ से उसको पावर मिली है, तो वो जज की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वही चीज़ है नॉर्मली कि जब कोई भी एक्ट जो है किसी जज के द्वारा या बॉडी ऑफ जजेस के द्वारा, जो बेंचेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनके द्वारा जब कोई एक्ट किया जाता है जुडिशली का मतलब है कि लीगल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग में जब कोई एक्ट किया जाता है तो वो क्या आएगा? वो कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक लैंडमार्क केस है ब्रदकांता मिश्रा वर्सेस रजिस्ट्रार ओडिशा हाई कोर्ट, इसमें ये बात कही थी कि अगर कोई जज का कंटेम्प्ट कर देता है और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कैपेसिटी में है, वो जज की कैपेसिटी में नहीं है, तो वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो आप कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग जो अभी मैंने एक लेटेस्ट जो प्रशांत भूषण का जो मैटर है जस्टिस बोबड़े के रिगार्डिंग जो इश्यू अराइज हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्जेस प्रशांत भूषण पे लगाया था, तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप ज़रा उस वीडियो को भी देख लीजिए। हो सका तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जो है करंट के इशू से बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद बात आती है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, उसमें जो हमने 10 कैटेगरीज पढ़ी थी, तो ये कुछ एक कैटेगरी है कि कमीशन्ड ऑफिसर होता है मिलिट्री नेवल का, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी जज है, जैसे RS नायक और AR अंतुल्य में कहा गया था कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होएगा, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। और कोई भी ऑफिसर है, लिक्विडेटर है, रिसीवर है या कमिश्नर है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है किसी फैसले के निपटारे के लिए, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। एक रिसीवर है जिसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया है, वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट क्लॉज में फॉल करेगा। कोई भी ज्यूरी मैन है जो भी कोई फैसला देता है, असेसर है जो कुछ रुपए की असेस करता है कि इस मामले में कितनी किस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वैल्यूएशन करता है, वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी आर्बिट्रेटर है या आर्बिट्रेटर किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट किया गया है, कोई कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो भी क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है। 7th ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई ऑफिस दिया गया है और उसको ऑफिस के तहत वो किसी को कन्फाइनमेंट में रखता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा, लेकिन जो MLA होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। और 8th कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है जिसको ड्यूटी दी गई है कि वो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करे, ऑफेंसेस को रोके, वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे कि पुलिस वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अथॉरिटी दी गई है कि उन्हें लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना है, तो वो भी क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो इसी तरीके से कुछ एक ऐसे डिसीजंस भी आए हैं अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स में, तो उन सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन के हिसाब से ये कहा गया है कि जो भी ऐसा कोई सर्वेंट है, जो भी ऐसा कोई कर्मचारी है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे कि पटवारी, कोतवाल, रोडवेज का बस ड्राइवर, कोई भी एम्प्लॉय है इंडियन एयरलाइंस में, वो सारे की क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। उसके बाद है कि 9th क्लॉज कहता है कि जब किसी की ड्यूटी दी गई है कि उसने सर्वे करना है, असेसमेंट करना है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें भी वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन RS नायक और AR अंतुल्य का जो केस है वो लैंडमार्क केस है, उसमें कहा गया था कि जो MPs MLAs हैं वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, तो आप ये माइंड में रखना। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। ये तो क्या था, पिछला टॉपिक था जिसको हमने रिवाइज किया है। अब हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब एक बार पिछला और देख लेते हैं थोड़ा सा, पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। पब्लिक सर्वेंट होता है वो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हो। और पब्लिक सर्वेंट है उसको पेरोल गवर्नमेंट देती है, जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको जो सरकार है वो तनख्वाह देगी, गवर्नमेंट सर्वेंट को सरकार तनख्वाह देगी। और पब्लिक सर्वेंट जो है कई बार बिना तनख्वाह के भी, किसी मान लो एक कर्मचारी है, एक SDM है किसी एक ब्लॉक का, उसे दूसरे SDM का चार्ज दिया जाता है, तो वहाँ पर वो अपॉइंट तो गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है, लेकिन उसकी उस एक्स्ट्रा चार्ज के लिए कोई भी जो है उसे पेमेंट नहीं दी जाती, तो उस मामले में क्या होगा कि वो ऑनररी काम करता है, बिना किसी जो तनख्वाह के वहाँ पे काम करता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट जीनस है, जीनस का मतलब है कि बहुत बड़ी इसकी वैरायटी। जनरल, जीनस का मतलब होता है जनरल, और स्पेसी का मतलब होता है स्पेशल या स्पेसिफिक, वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो पब्लिक सर्वेंट है उसको 21 में डिस्कस किया गया है, और गवर्नमेंट सर्वेंट को सेक्शन 14 में डिस्कस किया गया है। इनका थोड़ा डिफरेंस है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। राजस्थान MP के जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट के मैटर में ये जो वर्ड है बहुत यूज़ होता है, क्योंकि थेफ्ट की एक कंडीशन है कि जब भी आउट ऑफ पोजीशन कोई भी प्रॉपर्टी को लेके जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जाता है, तो उस पर थेफ्ट का चार्ज लगता है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी यही इंटेंट है, इंटेंट का मतलब उसमें यही माना जाता है कि उसमें कॉर्पोरल प्रॉपर्टी आएगी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब जिस प्रॉपर्टी को हम टच कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम महसूस कर सकते हैं। और जब बात आती है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी की, तो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी में हर एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन, हर एक प्रकार की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड को छोड़कर, और जो थिंग्स अटैच्ड हैं अर्थ से या परमानेंटली जो जुड़ गई हैं, वो अटैच हैं अर्थ से और परमानेंटली जुड़ गई है, उसको डेली रूटीन में उठाया नहीं जा सकता, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। जैसे एक लोहे का पिलर है, किसी के खेत में लगा दिया गया है और वहाँ पर वो फास्टन कर दिया गया है, वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है,
उसे आप बार बार उठा नहीं सकते हो, तो उसे आप मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं ला सकते। एक मोटरसाइकिल है, एक बाइक है, एक फ़ैन है, एक कार है, ये क्या है, मूवेबल कैटेगरी में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, मूव होती रहती हैं। इनकी मूवेबल का मतलब मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट होती रहती है वो क्या होंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। ऐसी थिंग्स जो धरती से अटैच्ड है उसको मूवेबल तब बनाया जा सकता है, उसको मूवेबल तब माना जाता है जब वो वहाँ से हटाई जा सकती है। जैसे कि कुछ स्क्रूज के हेल्प से किसी प्रॉपर्टी को किसी फार्म में या किसी घर में अटैच कर दिया गया, लेकिन जैसे फ़ैन है, फ़ैन जब है प्रॉपर्टी अटैच है, जब वो छत के अटैच है तो वो क्या है, इमूवेबल की कैटेगरी में आएगा। और जब वो छत से अटैच नहीं होगा, उसे हम उतार लेते हैं और इधर उधर कहीं ले जाते हैं, उसको मूव करवा देते हैं, तो वो क्या आएगा, मूवेबल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि कार लोडेड ऑफ अर्थ, कार को लोड है अर्थ पर, या स्टोन्स उसमें डाले गए हैं, उसमें उठाए गए हैं लैंड से, तो वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी की। एक जो पत्थर हैं वो धरती पर पड़े हैं तो वो क्या है, इमूवेबल है। जब उसको उठाया गया और कार्ट में लोड किया गया तो वो क्या बन जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये जो डेफिनेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी की, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि सारा का सारा सारांश इसमें नहीं आया, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें बहुत सारे जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये, कि इसमें और भी बहुत कुछ इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे इसमें वर्ड दिया हुआ है कि द, जो ऊपर फर्स्ट पैरा में जो इसकी डेफिनेशन है, द वर्ड्स मूवेबल्स आर इंटेंडेड टू इंक्लूड। इंटेंडेड टू इंक्लूड का मतलब है कि जिसकी जैसे इंटेंशन बन जाएगी, जब भी किसी की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो कि उसके अंदर वो इंक्लूड कर सकता है। तो क्या है, इंटेंडेड टू इंक्लूड है। इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है। ये एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि ये प्रॉपर्टी जो है मूवेबल में फॉल करेगी। मूवेबल प्रॉपर्टी को इस एक्ट में डिफाइन करने के अलावा जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के क्लॉज 36 में भी डिफाइन किया गया है, और वहाँ पे भी लिमिटेड सेंस में है। उसको एग्जॉस्टिव तो वहाँ भी नहीं रखा गया, वहाँ पर भी वो इलस्ट्रेटिव ही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, और बार बार जब जजमेंट्स आते रहते हैं तो मूवेबल की जो डेफिनेशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक चेंजेस होती रहती हैं। कंटिन्यू करते हैं इसको। अब प्रॉपर्टी जो है किसी भी प्रकार का जिस प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट या राइट जुड़ा हुआ हो, इकोनॉमिक राइट, रुपए का राइट, मॉनेटरी राइट जुड़ा हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी से। जब किसी का मॉनेटरी राइट है, रुपए का कोई लिंक जुड़ा है, मान लो एक गली के अंदर गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को कोई उठा के ले जाता है तो उसके साथ क्या है कि वो रुपए की कीमत है उस गाड़ी में, तो वो क्या आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल कर जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मूवेबल प्रॉपर्टी इस आईपीसी के कंटेक्स्ट में वो फॉल करेगी। अगर गली में एक पत्थर पड़ा है, किसी ने पत्थर उठा लिया है, तो वो भी क्या है, प्रॉपर्टी तो है मूवेबल, बट वो आईपीसी के कंटेक्स्ट में फॉल नहीं करेगा। आईपीसी के कंटेक्स्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी आप उसी को मानोगे जिसके साथ कोई प्रोप्राइटरी वैल्यू है, कोई मॉनेटरी वैल्यू उसके साथ जुड़ी हुई है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ी हुई है, मतलब उसके साथ कोई जिसकी आप सिंपल सा मान के चलो कि जिसकी कीमत लगती हो, जिसकी कीमत के एवज में हमें रुपया मिलता हो, वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉनेटरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी, ये टच करने वाली भी और विदाउट टचिंग भी हो सकती है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर, कार्स एक्सेट्रा टेंजिबल चीज़ें। और राइट ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ये क्या है, इंटेंजिबल। कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल, जिसको टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल। कॉपीराइट एक्ट के तहत जो हमें राइट्स मिलते हैं, हमारे राइट्स हैं जो हमारे माइंड से डेवलप होते हैं, तो वो क्या है, इंटेंजिबल होंगे, जिनको हम देख तो नहीं सकते कि उस काम के लिए हमने कितना अपना दिमाग यूज़ किया। क्या हम उसमें बता सकते हैं कि जैसे एक सोना किसी के गले से चोरी हो जाता है, हम कहते हैं 2 तोला सोना था, 4 तोला सोना था, क्या कोई बता सकता है कि किसी व्यक्ति ने इस किताब को लिखने के लिए अपना 5 किलो दिमाग यूज़ किया, या 4 किलो अपने माइंड को यूज़ किया है, 2 किलो अपने दिल का यूज़ किया? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब बात होती है इंटेंजिबल की तो उसमें हमारा माइंड, ब्रेन कह सकते हो आप, उसे हार्ट कह सकते हो, वो उसमें शामिल होता है। कुछ एक जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, उसमें ये बात कही गई कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर गुड्स, कोई भी गुड्स, सामान, मार्केट से कुछ सामान लाए, राशन लाए, कुछ और बॉक्सेस में कुछ सामान आए, वो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। मनी, डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस, रॉयल्टी, मशीनरी विच इज़ नॉट परमानेंटली अटैच, जो परमानेंटली अटैच नहीं है वो भी मूवेबल है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को मूवेबल बोला गया है।
अब बात आती है रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब डिसऑनेस्ट की बात आती है, बेईमानी की बात आती है, उस टाइम रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ये दोनों टर्म्स जो है यूज़ की जाती हैं। रॉन्गफुल गेन क्या होता है? रॉन्गफुल गेन का मतलब वो गेन का मतलब फ़ायदा, वो फ़ायदा हमने लिया अनलॉफुल मीन से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, जो तरीका सही नहीं था उस तरीके से हमने कुछ फ़ायदा लिया। विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड, कि जिस व्यक्ति ने फ़ायदा लिया ना, वो व्यक्ति लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर उसका एंटाइटल मतलब हकदार नहीं था। ऐसे व्यक्ति ने जब कोई भी फ़ायदा किसी चीज़ से लिया तो वो रॉन्गफुल गेन की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। रॉन्गफुल लॉस में क्या आएगा? रॉन्गफुल लॉस में वो लॉस आएगा कि किसी एक व्यक्ति को वो लॉस हुआ कैसे? अनलॉफुल मीन से हुआ कि मान लो मेरे पास कोई सामान था, वो सामान कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे गलत तरीके से ले गया। मान लो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी को दूसरा व्यक्ति उठा के ले गया, उसके एवज में उसने मुझे कोई पेमेंट नहीं करी। उसको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। जो मुझे लॉस हुआ वो अनलॉफुल मीन से हुआ, गलत तरीके से हुआ, और दूसरे व्यक्ति को जो फ़ायदा हुआ वो भी अनलॉफुल मीन से हुआ। तो वो क्या हुआ? उसका रॉन्गफुल गेन हुआ, और मेरा क्या हुआ? वो रॉन्गफुल लॉस हुआ। कि मैं लीगली एंटाइटल था, मैं कानूनी तौर पर उस चीज़ का हकदार था, लेकिन वो चीज़ मुझसे ले ली गई और गैर कानूनी तरीके से दूसरा व्यक्ति ने फ़ायदा ले लिया। तो वो क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में फॉल कर गया। अब बात आती है गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग फिर रॉन्गफुली। गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब है, ये तो हो गया रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। गेनिंग का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी की कोई वस्तु लेके आता है अनलॉफुल मीन से और वो उसे एक्वायर करता है। एक्वायर मतलब उसको ग्रहण कर लेता है, रिटेन कर लेता है, अपने कब्जे में रख लेता है गलत तरीके से, वो गेनिंग रॉन्गफुली होगा। इसी तरीके से एक व्यक्ति रॉन्गफुली किसी चीज़ को लॉस कर रहा है क्योंकि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, दूसरा व्यक्ति ले गया है, वो क्या रॉन्गफुल मेरे को लॉस कर दिया। लेकिन जब वो व्यक्ति जो है उसको अपने पास रखेगा, अपना फ़ायदा करेगा और काफ़ी टाइम तक वो रिटेन करता है, काफ़ी टाइम तक वो एक्वायर करता है, या वो कुछ टाइम के लिए भी अपने पास रखता है, उसको गलत तरीके से ले जाता है, तो वो उसका गेनिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को वो नुकसान हुआ, जिस व्यक्ति को वो घाटा हुआ, वो घाटा उसका लूजिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। तो ये है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो रॉन्गफुल गेन है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? सबसे पहले गेन होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी का, कोई प्रॉपर्टी का गेन होना चाहिए, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है। अनलॉफुल मीन से होना चाहिए, वो उसे जो फ़ायदा मिला है वो गलत तरीके से उसे मिलना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने उस फ़ायदे को लिया है ज़रूरी नहीं कि वो लीगली एंटाइटल होगा, मस्ट नॉट बी, यानी कि ज़रूरी क्या मतलब उसके वो लीगली एंटाइटल नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन की कोई प्रॉपर्टी का गेन हो, दूसरी कंडीशन वो अनलॉफुल मीन से हो, तीसरी कंडीशन की वो लीगली एंटाइटल भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी गाड़ी मेरे नाम से है और कोई दूसरा व्यक्ति अपने पास ले गया था कब्जे में, मैं उससे लेके आ रहा हूँ, तो मैं लीगली एंटाइटल हूँ, तो मेरे लिए वो क्या है? रॉन्गफुल गेन नहीं होगा, वो राइटफुल गेन होगा। और रॉन्गफुल लॉस का क्या होगा? रॉन्गफुल लॉस का भी मतलब वही है कि जो लॉस हुआ है वो अनलॉफुल मीन से होना चाहिए, गलत तरीके से होना चाहिए। और जो लॉस हुआ था, जिस व्यक्ति को लॉस हुआ था, जिसने लूजिंग किया, खो दिया उस चीज़ को, वो व्यक्ति भी लीगली एंटाइटल होना चाहिए। आज मैं किसी और व्यक्ति की चीज़ लेके आता हूँ, दूसरे और व्यक्ति की कार लेके आता हूँ और उस कार को मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो क्या है? मैं लीगली एंटाइटल नहीं हूँ। या मेरे से वो चीज़ गुम हो जाती है, कोई लेके चला जाता है, तो मैं उसका लीगली एंटाइटल नहीं हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मेरे लिए रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा? क्योंकि वो तो रॉन्गफुल लॉस तो तभी होगा ना कि जब मैं लीगली एंटाइटल हूँ। तो अगर मैं लीगली एंटाइटल नहीं हूँ तो वो रॉन्गफुल लॉस काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक व्यक्ति है ए, उसने क्या है कि लीगल टाइटल था 5 एकड़ ऑफ लैंड का। उसमें क्या है? 5 एकड़ ऑफ लैंड का उसके पास टाइटल था, 5 एकड़ ज़मीन थी, वो उसका मालिक था। दूसरा व्यक्ति उसने क्या किया? वहाँ सेटअप कर ली एक शॉप मतलब दुकान, एक दुकान वहाँ पर अपनी सेटअप कर ली। मान लो हाईवे पर किसी की ज़मीन है, किसी ने वहाँ पे होटल खोल लिया, लेकिन वो होटल उसने खोला ज़रूर, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके खोल लिया। जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी थी, एक पर्सन जो एक्स था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के लिए उस व्यक्ति से उसने कंसेंट नहीं ली, उसकी परमिशन नहीं ली, और एक्स को भी अब वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करने दे रहा। तो इस मामले में एक्स ने तो वो रॉन्गफुली खो दिया,
और वाई ने कैसे प्राप्त किया, बी ने कैसे प्राप्त किया, वो रॉन्गफुली प्राप्त किया। कि मान लो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर गया और जो उसका मालिक है उस मालिक को वो प्रॉपर्टी का यूज़ भी नहीं करने दे रहा। तो जब वो यूज़ नहीं करने दे रहा तो उसको तो रॉन्गफुल लॉस हो गया, वो उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहा, और जिसने वो लिया वो रॉन्गफुल गेन हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति है एक्स, उसने जो है वाई की वॉच ले ली और वाई के पोजेसन से ली बिना वाई की कंसेंट से, और उसकी इंटेंशन भी थी कि वो उसे कीप करेगा, कीप का मतलब रिटेन करेगा, उसको एक्वायर करेगा। और ये क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हो गया किस व्यक्ति के लिए, जिसकी वो घड़ी गई, और किसके लिए रॉन्गफुल गेन हुआ, जिसने वो ले ली। तो यहाँ पर थेफ्ट फॉल करता है जब ऐसे कोई एक्ट होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्ट हुआ है, क्योंकि वॉच क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे वो थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कोई बॉक्स उठा लिया और उसने वो बॉक्स है किसी स्टोर रूम में छिपा दिया। यहाँ पर उसका ना तो ये मकसद था कि वो किसी को रॉन्गफुल लॉस करना चाह रहा है या खुद का रॉन्गफुल गेन करना चाह रहा है। यहाँ पर सिर्फ उसका मकसद था कि उस व्यक्ति को एक लेसन देना है, तो जो काफ़ी लापरवाह है अपनी चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर ये रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। और यहाँ पर वो व्यक्ति जिसने वो बॉक्स उठाया है या स्टोर रूम में रख दिया है, तो वो जो है थेफ्ट यानी कि चोरी का दोषी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है कि कोई एक्ट जो किया गया उससे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस भी होना चाहिए, रॉन्गफुल गेन भी होना चाहिए, और अगर उसका एक्वायर भी कर रहा है वो काफ़ी टाइम तक, तो वो गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली में काउंट हो जाएगा। इसमें एक लैंडमार्क केस है के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जब आप सेक्शन 379 जो थेफ्ट का करोगे उसके रिगार्डिंग भी ये लैंडमार्क केस है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप इसको कोड भी करते हो एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें क्या था, इसमें मोस्टली ये था, मोटा मोटा इसको बता देती हूँ। इसमें जो के एन मेहरा जो व्यक्ति था उसने एक जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन था किसी सरकारी ऑफिस का, वो उठा लिया और वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर गया। उसने काफ़ी टाइम तक रिटेन किया और उसके बाद वो वापस लेके आया। तो यहाँ पर उसके लिए थेफ्ट का उस पर आरोप लगा, क्योंकि थेफ्ट जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है और हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करते हैं। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस दोनों चीज़ें एक व्यक्ति तब मानी जाएगी कि उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। डिसऑनेस्ट का मतलब है बेईमानी की भावना थी उसके अंदर। इंटेंशन को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ आप मेरा मैंसरिया का जो एक लेक्चर है आईपीसी का वो अपलोड किया, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो ये जो कुछ एक ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो आपको एक्ट सीरियस मैंसरिया और जो क्राइम के एलिमेंट्स उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना आप आईपीसी के लेक्चर्स को अच्छे से कवर नहीं कर सकते, उनके प्रोविजंस को कवर नहीं कर सकते, उनके टॉपिक्स को आप कवर नहीं कर सकते, और ना ही एग्ज़ाम में जब अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाते हो। तो इसमें पहले तो डेफिनेशन बता दी कोर्ट ने, फिर कोर्ट कहता है कि फिर कोर्ट ने क्लियर किया कि जो डेफिनेशन है कि गेन और लॉस कॉन्टेम्पलेटेड नीड नॉट बी ए टोटल एक्विजिशन। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से ही किसी ने कोई चीज़ कब्जे में कर ली। अगर उसने कुछ देर के लिए भी कब्जे में लिया है तब भी वो रॉन्गफुल गेन और लॉस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। और कह रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति को टोटली डिप्राइव कर दिया, पूरी तरह से किसी को वंचित कर दिया किसी काम के लिए, किसी काम करने के लिए प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया, तो ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो है ये आप रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन की कैटेगरी में उसको नहीं लेकर आओगे। तो ये जो था इसमें ये बताया गया कि टेम्परेरी कीपिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन लीगल, जो लीगली एंटाइटल था, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी वो लीगली एंटाइटल थी, जब आपने उससे प्रॉपर्टी को कैरी आउट कर लिया, कीपिंग कर लिया कुछ टाइम के लिए भी, तब भी आप रॉन्गफुल गेन और लॉस की कैटेगरी में आ जाते और 379 में आप फॉल करोगे। अब हम बात करते हैं डिसऑनेस्टली की। डिसऑनेस्टली का मतलब जब भी हम डिसऑनेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले हमारे मन में बात आती है कि हाँ बेईमान आदमी है, वो झूठा आदमी है, वो छली आदमी है, वो कपटी है, उसने कपट किया, उसने छल किया, धोखा किया, ये होता है डिसऑनेस्ट। बेईमानी को मोस्टली बोला जाता है। क्या कहता है इसका बेयर लैंग्वेज क्या कहती है, हूएवर जो कोई भी डज करता है एनीथिंग कोई ऐसा एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, जिससे कि इंटेंशन है कि रॉन्गफुल गेन हो सके, तो वन पर्सन एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो सके और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस हो सके, तो उसे क्या कहेंगे डिसऑनेस्टली। इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, फर्स्ट वर्ड हो गया इंटेंशन, सेकंड हो गया रॉन्गफुल गेन, थर्ड हो गया रॉन्गफुल लॉस। तीनों चीज़ें होंगी तो वो डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगी। एक व्यक्ति ने एग्जांपल देख लो, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू बी ऑन अ टेबल इन बीज रूम।
एक आदमी ने एक अंगूठी जो बी की टेबल पर पड़ी थी, बी के रूम से मिली उसको, और उसने उसे वहाँ से उठा लिया अपने यूज़ के लिए। यहाँ जो ए का एक्ट था वो डिसऑनेस्ट था, बेईमान था, क्योंकि यहाँ पे रॉन्गफुल गेन हुआ, उसे दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हुआ। और उसके बाद जब रॉन्गफुल गेन और लॉस हुआ तो उसकी इंटेंशन भी तो थी उसको अपने आप पास रखने की, तो ये क्या होगा, डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जब आप एग्जाम में लिखोगे ना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसऑनेस्टी या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली से आप क्या समझते हो, तो उसमें सबसे पहले आप अगर बेयर लैंग्वेज लिखते हो तो बेयर लैंग्वेज आपको याद है तो लिखो, अदरवाइज आप लिख दो कि सेक्शन 24 ऑफ IPC defines the term dishonestly. According to this definition, the following are the key elements, following are the ingredients that are as follows. फर्स्ट है गेन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो किसी भी प्रॉपर्टी का लॉस या गेन होगा। एक प्रॉपर्टी का जब तक घाटा नहीं होगा और उसका फ़ायदा नहीं होगा तब तक जो है वो प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में वो जो एक्ट है का नहीं आएगा। फिर है गेन एंड लॉस मस्ट बी रॉन्गफुल। जो गेन हुआ है, जो फ़ायदा हुआ है और जो लॉस हुआ है, जो घाटा हुआ है, वो रॉन्गफुल होना चाहिए, वो गलत होना चाहिए, गलत तरीके से लॉस हुआ होना चाहिए और गलत तरीके से ही फ़ायदा हुआ हो। इंटेंशन टू कोज दैट लॉस और गेन, और उसके बाद उस गेन और लॉस के लिए आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, आपके मन में ये भावना भी होनी चाहिए कि मैंने दूसरे को नुकसान पहुंचाना है और अपने लिए फ़ायदा करना है। तो ये 3 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप माइंड में रखिए। कोई भी डेफिनेशन को अच्छे से माइंड में रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके इंग्रेडिएंट्स को आप माइंड में रख लीजिए। जब आप इंग्रेडिएंट्स को माइंड में रखेंगे तो आपके लिए उन डेफिनेशंस को पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। गेन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में आप क्या मानोगे कि किस प्रॉपर्टी का लॉस होगा। सबसे पहले तो जो गेन और लॉस होगा, ये जो कंपोनेंट है डिसऑनेस्टली का, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। पहला है, जब गेन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के मामले में 2 एलिमेंट्स है। पहला है एक्ट सीरियस होना चाहिए और गेन और लॉस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो एक्ट तो हो ना, कोई भी क्राइम की पहली स्टेज तो एक्ट है। अब अगर एक्ट ने कर दिया है उसने और वो एक्ट किया है और दूसरे व्यक्ति को गेन हुआ है और पहले व्यक्ति को लॉस हुआ है, तो वो क्या आएगा, इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। अब बात आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी थी। जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है, प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रोप्राइटरी वैल्यू होनी चाहिए। प्रोप्राइटरी वैल्यू का मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसकी 1 रुपये की कीमत होनी चाहिए, यानी कि जब उस प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल करें तो उस प्रॉपर्टी के बदले हमें रुपया मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप उसको प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करोगे। मेयर द फैक्ट दैट मनी कैन बी टेकन बाय सेलिंग नॉट सफिशेंट। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी ही उससे मिले यही सफिशेंट है, जब तक कि उसको लीगली ना किया गए। ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले में मनी मिले। मान लो आपने वो कोई गाड़ी लेने जाना था मारुति शोरूम से, अपनी पुरानी गाड़ी दे के नहीं लेना चाह रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ आपसे रुपये की वापसी होगी, आप पल्ले से रुपया लगाओगे भी, लेकिन आप एक्सचेंज कर रहे हो तो उस मैटर में भी मनी जो है मैटर कर रहा है। किसी भी तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर्टी वैल्यू है, मनी वहाँ पर एग्जिस्टेंस में है, तो उस मामले में भी आप उसे प्रॉपर्टी मानोगे। ह्यूमन बींग्स को आप प्रॉपर्टी नहीं मानोगे, वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, लेकिन जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो प्रॉपर्टी है किडनी की, या आल्सो नॉट द प्रॉपर्टी। ह्यूमन इज प्रेजेंट इन मम्मी इन म्यूजियम, स्केलेटन इन हॉस्पिटल इज ए प्रॉपर्टी। किडनी को वैसे आप प्रॉपर्टी की फॉर्म में नहीं लेके चलोगे कि किडनी जो है प्रॉपर्टी, क्योंकि वो भी मानव का अंग है। लेकिन जो किसी भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जैसे मिस्र में एक रूल है कि वहाँ पर मम्मीज़ बनाते थे पुराने टाइम में, आपका तो मुझे इतना माइंड में नहीं है। पुराने टाइम में वहाँ सिस्टम होता था कि जब किसी की डेथ हो जाती थी उसके ऊपर पट्टियाँ बांध के उसको अंदर स्टोर कर देते तो मम्मी बना देते थे, तो वो क्या था, एक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो किडनी जो है वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उस पर IPC एक्ट अप्लाई नहीं होता मोस्टली। उस पर जो है ऑर्गन्स के रिलेटेड जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। ओपियम जो है वो भी प्रॉपर्टी में नहीं काउंट किया गया, क्लियरली नहीं कहा गया कि हालांकि उसको जो है लीगली आप सेल नहीं कर सकते, और ओपियम का अगर पोजेशन आप करते हो मेडिकल पर्पज से तो वो लीगल हो जाता है। और जब वो लीगल हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति लीगली एंटाइटल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगी। ओपियम का मतलब जो ये होते हैं अफीम वगैरह होते हैं, जो नशा वगैरह होता है, कोई भी नशा ले लो, ओपियम का कोई भी नशा ले लो, वो लीगली आप सोल्ड नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए लीगली एंटाइटल ही नहीं हो, तो लॉन्गफुल लॉस और गेन का तो मतलब ही नहीं होता। जब लीगली एंटाइटल होगे तभी तो गेन और लॉस होगा। तो लीगली एंटाइटल ही नहीं हो, आपको राइट ही नहीं है कि उसको सेल करने का, तो आप कैसे जो है डिसऑनेस्ट की कैटेगरी में उसे लेके आओगे।
गेन एंड लॉस मस्ट बी रॉन्गफुल। अब मैंने पहले ही बता दिया था सेक्शन 22 में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो सेकंड जो इंग्रेडिएंट है इसका ये हो जाएगा कि वो रॉन्गफुल होना चाहिए, वो उसमें हमने सेक्शन 23 के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इंटेंशन होनी चाहिए, कोई भी डिसऑनेस्ट जो है, नथिंग इज डिसऑनेस्ट अंडर आईपीसी। जब तक किसी भी एक्ट के अंदर, गेन और लॉस के एक्ट के अंदर, जब तक आपने कोई भी इंटेंशन आपकी नहीं है, आपने डिसऑनेस्ट की कैटेगरी में उसे नहीं लेके आ सकते। इंटेंशन जो है वो साइकोलॉजिकल एक्ट होता है। इंटेंशन क्या होता है? हमारा मानसिक एक्ट होता है, उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मेरा कितनी किलो का इंटेंशन था या कितनी मेरी मात्रा थी। वो आपके एक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने एक्ट कितना बुरी तरह से किया। मान लो आप किसी व्यक्ति को मारने के मकसद से नहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाकर आपने उसको 3-4 बार चक्कू मार दिया, तो आपका यही माना जाएगा कि चाहे आपका स्टार्टिंग में इंटेंशन कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर आपने जब वो एक्ट कर दिया तो वो हेनियस एक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इंटेंशन को उस तराजू में तोला जाता है। कह रहा है कि नथिंग कैन बी सेड टू हैव बीन इंटेंडेड बाय ए मैन अनलेस इट वाज हिज इमीडिएट और प्रोबेबल इंटेंशन। कि जब तक आप इंटेंशन नहीं मानो, जबकि उसकी इमीडिएट का मतलब उस एक्ट से रिलेटेड एक्ट से जो है इंटेंशन ना हो या उसकी इंटेंशन की कोई संभावना ना हो, तब तक आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसकी वहाँ पर इंटेंशन थी। द कोर्ट्स हैव एवॉल्व 2 प्रिंसिपल। कोर्ट ने 2 प्रकार के प्रिंसिपल बना रखे हैं। ये तो हम नॉर्मली जानते हैं कि पहला कि हर एक व्यक्ति को ये माना जाता है कि जो एक्ट उसने किया है उसके नेचुरल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके प्राकृतिक क्या उसकी कंसिक्वेंस होंगे। कंसिक्वेंस का मतलब है परिणाम, क्या उसके परिणाम निकलेंगे। हर आदमी वो जानता है। मान लो मैं किसी पर चाकू से वार कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि चाकू मारने से अगला मर सकता है, व्यक्ति मर सकता है, तो वो कंसिक्वेंसेस मुझे पता थे। अगर मैं कह दूँ कि मुझे पता ही नहीं था चाकू के बारे में, तो आप वो नहीं मान सकते। वो तो तभी आएगा ना जब आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाओगे। हर एक व्यक्ति की इंटेंशन होती है कि जब वो एक्ट जो कर रहा है उसे एक्चुअली पता है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, तो इसके बारे में भी उसे नॉलेज होती है। अब फ्रॉडेंटली जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल का मतलब नेक्स्ट जब भी आईपीसी का लेक्चर होगा उस दिन मैं आपको फ्रॉडेंटली करवाऊंगी, क्योंकि आज का लेक्चर जो है तकरीबन 35 मिनट से अबव का हो चुका है और इतना लेंथी लेक्चर हो गया। तो अगर आप लगातार इस लेक्चर को सुनना चाहोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार की आपको सजेशंस हैं, तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया या मुझे कुछ ऐड करना चाहिए था, तो वो भी प्लीज़ आप उसमें मुझे कमेंट में बताइए और अपने कीमती सजेशंस दीजिए, क्योंकि आपके सजेशंस की बेस पे ही मेरी जो ये टीचिंग स्किल है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। मुझे जितना लगता है उतना मैं अच्छे से कवर करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। आप उसके लिए सजेशन दीजिए। और कोरोना का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो कोरोना के लिए जो है अपना बचाव रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप चैनल को, जो हमारा वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए, और जो ये आपका जो चैनल है लॉ स्कॉलर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही इस चैनल का ग्रोथ हो पाएगा। और वैसे एक बहुत बड़ी खुशी की बात ये है कि आप सभी के प्यार से, आप सभी के सहयोग से हमारे तकरीबन जो है 125 से अब जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं और व्यूअर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपका इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के ही हौसले से, आप सभी के ही सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि मैंने तकरीबन 50 के करीब वीडियो अपलोड कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।